वेलकम टू द चैनल द प्रेप स्टूडियो एंड आई एम योर मेंटोर सुप्रिया श्रीवास्तव। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक नेम्ड द सोलर सिस्टम एंड बिफोर दैट we'll learn about everything of universe, right? So basically I have started a series of physical geography where we are gonna study all the major important topics जो कि physical geography में आते हैं, starting from solar system, then longitudes, latitudes, then interiors of earth, then plate tectonic, rock continents and oceans, geomorphology, atmosphere, wind, ocean current, cyclone and anticyclone, राइट? इतना कुछ इस सीरीज में इंक्लूड होने वाला है, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट, डिफेंस एस्पिरेंट और भी अगर आप एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर, राइट? एंड क्विक रिवीजन अगर आपको चाहिए, एनसीईआरटीज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। ऑलराइट, सो लेट अस मूव फर्दर। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, कॉस्मोलॉजी होती क्या है। अब देखो, जब भी मैं सोलर सिस्टम की बात करूंगी तो पहले मुझे उसका बेसिक तो पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम बना कैसे। तो इसलिए सोलर सिस्टम से पहले जो चीज़ें आती हैं हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है? ये है हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम से पहले आएगा मेरा गैलेक्सी, है ना? गैलेक्सी से पहले मेरी आएगी क्या? यूनिवर्स, है ना? तो पहले हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, चलो। अब मैं यूनिवर्स के बारे में पढ़ूं अगर, तो यूनिवर्स जो मेरा है, देखो, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है? यहाँ पे बताती हूँ मैं पहले आपको लोगों को थोड़ा सा। जो यूनिवर्स है ना बेटा, यूनिवर्स मेरा यूनिवर्सल सेट मान लो, ठीक है? यूनिवर्स इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल, ठीक है? यूनिवर्स के अंदर ही मेरे आ जाते हैं सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, स्टार्स, है ना? स्टार भी इसी के अंदर आ जाता है। और स्टार के अलावा मेरे जितने भी कैलेस्टियल बॉडीज हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं, जैसे कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स जो है इन सबका घर है, ठीक है? क्या है? इन सबका घर है। इस घर के अंदर ये परिवारजन रहते हैं। अब इनके अलग अलग बच्चे हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इतना समझ में आ गया? ऑलराइट, तो यूनिवर्स के अंदर हमारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है? यूनिवर्स के बाद हमारे पास गैलेक्सीज आ जाती हैं। इन गैलेक्सीज के अंदर हमारे पास वेरियस सोलर सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? और इस यूनिवर्स की जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, ऑलराइट? एंड द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। वो आते हैं ना एस्ट्रोटॉक वाले, अपने ग्रह नक्षत्र बताओ, तो एस्ट्रोनॉमी, ऑलराइट? तो द स्टडी ऑफ celestial bodies is known as astronomy. आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो अब अगर हम बात करें अपने यूनिवर्स की, तो देखो, जो यूनिवर्स है ना, इट इज 13.79 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यूनिवर्स दादा हमारे इतने बड़े हैं, ठीक है? यूनिवर्स दादा हमारे 13.79 बिलियन ईयर्स के हैं, ठीक है? अब जब यूनिवर्स की बात हुई तो बहुत सारी थ्योरीज आई, सब लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, है ना? सब लोग जल रहे थे उस टाइम आइंस्टाइन से, तो उन्होंने बोला कि भाई आइंस्टाइन तो करता रहे जो कर रहा है, हम भी अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहली एक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब इस बिग बैंग थ्योरी ने क्या बोला, इस सबसे पहले तो ये बात जान लो, ये जो बिग बैंग थ्योरी थी, इसको प्रपोज किया था जॉर्ज लामेत्रे ने इन द ईयर 1927, ठीक है? 1927 में जॉर्ज लामेत्रे नाम का एक इंसान था जिसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है? जॉर्ज लामेत्रे ने, जीएल ने, ठीक है? उसके बाद 1931 में ये थ्योरी जो थी ये पब्लिश हुई, ठीक है?
एडविन हबल ने इसको पब्लिश करवाया। एडविन हबल भैया ने अपना हाथ जोड़ दिया, जैसे तुम लोग अपने क्लास वालों के प्रोजेक्ट में ऐसे अपनी हाथ लगा देते हो ना खाली प्रोजेक्ट के आगे, वैसे एडविन हबल भैया आए और उन्होंने बोला जॉर्ज लामेत्रे को कि मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। अब बिग बैंग थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो 13.7 बिलियन ईयर अगो अ टाइनी बॉल विद इनफाइनाइट डेंसिटी एक्सप्लोडेड, क्रिएटिंग मैसिव एक्सपेंशन, फर्स्ट एटम फॉर्म्ड विद इन 3 मिनट्स। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी ने बेसिकली यही बोला कि पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा बिंदु था। ठीक है, और फिर वो बिंदु जो था वो फट गया, और जैसे ही वो फटा तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। ठीक है, फटने के बाद उसके जो चिथड़े चिथड़े उड़े, उस उस एक्सप्लोजन को हमने बोला बिग बैंग एक्सप्लोजन। बिग बैंग बैंग, बिग बैंग एक्सप्लोजन। ठीक है, अब ये जो बिग बैंग एक्सप्लोजन था, ये होने के 3 मिनट बाद एक एटम की रचना हुई। फर्स्ट एटम फॉर्म्ड विद इन 3 मिनट्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? ये थी बिग बैंग थ्योरी की यूनिवर्स ऐसे बना है। इसने सीधा बोला कि यूनिवर्स जो था एक बिंदु था पहले छोटू सा, उसके बाद उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ जिसको मैंने बोला बिग बैंग एक्सप्लोजन, और इस एक्सप्लोजन के बाद चिथड़े चिथड़े उड़ने के 3 मिनट बाद एक पहला एटम बना। ठीक है, चलो ये थ्योरी हमने रख ली। अब आई स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी किस किसने दी थी? फ्रेड हॉयले ने, हौले हौले हो जाएगा प्यार भैया ने दी थी, और हरमन बूंदी भैया ने दी थी। ठीक है, हरमन बूंदी और थॉमस गोल्ड, सोने की सोच रखने वाले इंसान ने दी थी। ठीक है, ये 3 याद कर लेना। हौले हौले हो जाएगा प्यार वाले भैया ने दी थी, बूंदी भैया ने दी थी, और गोल्ड भैया ने दी थी। बूंदी गोल्ड हौले, बूंदी गोल्ड हौले, बूंदी गोल्ड हौले, याद हो गया? ऑल राइट, इन तीनों ने स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे एक बलून है इतना सा बिना फुलाया, इस बलून के अंदर मैंने पेन से कुछ कुछ मार्क्स लगा दिए। ठीक है, और जब मैंने इस बलून के अंदर हवा फेंकी, यहाँ से फूंक मारते हो ना बर्थडे पे बलून में, तो वो बलून जब बड़ा हुआ तो इस बड़े बलून में जो ये डॉट्स थे ये भी इतने बड़े बड़े हो गए। ठीक है, इन्होंने यही बोला कि जो यूनिवर्स है इट इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग and from empty space maintaining the constant observable universe mass, but ये जो मास है ये कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, therefore the average density and quantity is constant। अब यहाँ पे 4 डॉट थे तो यहाँ पे भी 4 ही हैं, ये चीज देख रहे हो? और सॉरी 5 डॉट थे, चलो 5 बना देती हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, जितने डॉट थे उतने ही है, बस एक्सपैंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये थी मेरी स्टेडी स्टेट थ्योरी। ओके, पल्सेटिंग थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो पल्सेटिंग थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। जो पल्सेटिंग थ्योरी थी इसमें ये बोल रहा है द यूनिवर्स अल्टरनेट्स बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में इवेंचुअली हॉल्ट एक्सपेंशन कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड री एक्सपेंशन। इसने बोला कि यूनिवर्स जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, कि यूनिवर्स बड़ा भी हो रहा है फिर छोटा भी होता जा रहा है, फिर बड़ा भी हो जाता है फिर छोटा भी हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और कहाँ होती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? बिटवीन गैलेक्सीज, राइट? समझ में आया? ऑलराइट, लेट अस मूव फर्दर गाइस। ओके, अब बात करते हैं हमारा यूनिवर्स बना किन किन चीजों से है। ठीक है, व्हाट मेक्स अप आवर यूनिवर्स? हमारा यूनिवर्स बना किन किन चीजों से है गाइस? पहले तो इसमें 73% डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी का मतलब है एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजिंग एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन। डार्क एनर्जी मेरी एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एंटी ग्रेविटी है। ठीक है, 73% इज एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स, और
वी कैन से डार्क एनर्जी। इस डार्क एनर्जी के कारण ही द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, क्योंकि एंटी ग्रेविटेशनल है तो जैसे मैग्नेट में चुंबक ऑपोजिट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स करता है, ठीक है, तो पास आता है, वैसे ही एंटी ग्रेविटेशनल होने से ये एक दूसरे को दूर दूर ढकेलते हैं। जैसे कि तुम छोड़ो, जैसे तुम्हें तुम्हारी एक्स दूर दूर ढकेलती है और इसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, तुम दूर हो जाते हो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट खा के। और वैसे ही यूनिवर्स भी दूर दूर एक्सपैंड हो रहा है डार्क एनर्जी के कारण। डार्क एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू योर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, दूर हो जाते हो अपने गोल से, राइट। देन डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर इज इनविजिबल मैटर डिटेक्टेड ओनली ग्रेविटेशनली। डार्क मैटर इनविजिबल मैटर है जिसको हम ग्रेविटेशन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज 23%, ठीक है। एंड 4% इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, जो स्टार्स बने हैं अपने, ठीक है, और गैस जायंट्स हैं उन सब में जो पाया जाता है, राइट। एंड द यूनिवर्स इज डोमिनेटेड बाय मिस्टीरियस डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। विजिबल मैटर comprises less than 1% ऑफ द टोटल यूनिवर्स। भाई जितने भी हमारे स्टार प्लैनेट हैवी एलिमेंट्स है ना, वो खाली लेस देन 1% है, ठीक है, लेस देन 1% है। और यूनिवर्स में 73% डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, हाइड्रोजन हीलियम के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। एंड जो ये सब हैं ये लेस देन 1% है, ठीक है, विच इज द विजिबल मैटर। ऑल राइट, यहाँ पे थोड़ा देख लो। स्टार्स 0.5% ऑफ यूनिवर्स, न्यूट्रॉन 0.3, हैवी एलिमेंट्स 0.03, राइट। ओके, अब मैं बात करती हूँ, यूनिवर्स हमारा खत्म हो गया है, ठीक है, तो यूनिवर्स हमारा खत्म हो गया है। अब मैं बात करती हूँ गैलेक्सीज की। तो गैलेक्सी जो है इट इज मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, ठीक है। गैलेक्सी को मैं सिंपल अगर लिखूं तो आई कैन राइट इट लाइक इट इज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गैस, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, एंड डार्क मैटर। डार्क मैटर अभी हमने पढ़ा ना, डार्क मैटर क्या है, कितना परसेंट है डार्क मैटर बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, क्लाउड, डस्ट एंड डार्क मैटर, ठीक है। अब जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी हमारी प्यारी अर्थ की जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। जो अर्थवा है हमारा प्यारा, इसकी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और इस मिल्की वे गैलेक्सी को हम बोलते हैं आकाश गंगा, आकाश की गंगा, ठीक है, क्योंकि ये लगता है ऐसा जैसे गंगा बह रही है आकाश में। व्हाइट कलर की है ना, सुंदर सुंदर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आकाश गंगा भी इसको बोला जाता है। सो द अनदर नेम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज आकाश गंगा, ओके, राइट। एंड मिल्की वे से नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है अपनी? मिल्की वे के नियरेस्ट गैलेक्सी है अपनी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ओके। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे गैलेक्सी। बस गैलेक्सी में आपको इतना ही पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? द गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ स्टार, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर विच आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। आर मिल्की वे इज वन ऑफ द काउंटलेस सच कॉस्मिक आइलैंड ईच वाइब्रेट इकोसिस्टम ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज। इतना मत पढ़ो, इतना पढ़ लो, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जिसको हम बोलते हैं आकाशगंगा, राइट। एंड द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आर मिल्की वे गैलेक्सी इज द कौन सा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, राइट। चलो, इसमें इतना ही पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अपने आ जाते हैं प्यारे प्यारे सोलर सिस्टम में। अब हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा प्यारा सा है सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम, सोलर का मतलब क्या है? सोलर का मतलब है सूरज, है ना, सूरज, ठीक है। सोलर का मतलब है सूरज। तो इस सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बहुत ही प्यार से। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे लिखना शुरू करती हूँ मैं। बहुत ही ध्यान देंगे सब, कोई फालतू
कुछ नहीं अभी यहाँ ध्यान देंगे। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, इसका ओरिजिन हुआ था 4.8 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, इसकी ये एज है। The age of solar system is 4.8 billion years and the age of universe is 13.8 billion years. Right? All right. तो इतना पुराना है और मेरा यूनिवर्स 13.8 बना था, तो इतने मिलियन ईयर्स हुआ क्या आखिर, है ना? ये जो गैप था 13.8 में और 4.8 में, तो इतना टाइम हुआ क्या आखिर? कोई बात नहीं, वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखो इतने टाइम हुआ क्या। सबसे पहले ना गैस ऑफ क्लाउड और जो डस्ट पार्टिकल्स था, एक ना क्लाउड्स का CLOUD क्लाउड प्लस हैंड राइटिंग पे ना जाए गैस पार्टिकल्स का, गैस नहीं डस्ट पार्टिकल, क्लाउड और डस्ट पार्टिकल की जो गैस थी ना, इसको हम बोलते हैं नेब्यूला। क्या बोलते हैं? NEBULA, नेब्यूला। ठीक है, तो ये जो गैस थी ये फॉर्म हुई थी नेब्यूला। ठीक है, क्लाउड और जो डस्ट पार्टिकल्स थे, एक तरफ मेरे क्लाउड थे और दूसरी तरफ मेरे डस्ट पार्टिकल्स थे। ठीक है, ये दोनों की एक गैस फॉर्म हुई। ठीक है, क्यों हुई? ड्यू टू ग्रेविटी हुई। इसके पास भी कुछ अपनी ग्रेविटी होगी, इसके पास भी कुछ इसकी ग्रेविटी होगी, दोनों में प्यार हुआ और एक बहुत बड़ी गैस फॉर्म हुई, जिसको मैंने क्या बोला? जिसको मैंने बोला नेब्यूला। ठीक है, चलो अब नेब्यूला भैया तो बन गए। अब नेब्यूला भैया बनने के बाद हुआ क्या? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे हम्म, तो अब नेब्यूला भैया बनने के बाद हुआ क्या कि एक स्पिनिंग डिस्क बन गई। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से एक स्पिनिंग डिस्क बन गई, जिसको मैंने बोला क्या? सोलर नेब्यूला। जिसको हमने बोला सोलर नेब्यूला। ठीक है, सोलर नेब्यूला। और अब क्या हुआ? जब सोलर नेब्यूला बना तो ग्रेविटी पुल्ड टू सेंटर एंड फॉर्म्ड सन। जब सोलर नेब्यूला बना ना, तो सारी ग्रेविटी ने जो था वो बीच में कंसंट्रेट कर लिया पूरे मैटर को, है ना? स्पिनिंग से ये थोड़ा सेंटर सेंटर में आ गया और जब ये ऐसे से सेंटर 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 आता रहा आता रहा आता रहा, तो क्या बन गया मेरा? तो मेरा बन गया यहाँ पर सन। जैसे कि जब आप नहाते हो तो बाल्टी में आप अपना हाथ डाल के पानी को अगर गोल 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 ऐसे घुमाओगे घुमाओगे, तो सारा पानी ऐसे नीचे नीचे की साइड पर एक सेंटर के पास आके इकट्ठा हो जाता है। वैसे यहाँ पर हुआ और मेरा क्या बन गया? एक सन बन गया। ठीक है, तो मैक्सिमम मैटर ने सन बना लिया और जो कुछ थे इसके आजू बाजू, वो एज इट इज ही रह गए, उड़ते उड़ते इसके आजू बाजू एक स्पिन में। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या बना? सोलर सिस्टम। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। नियर बाय स्टार एक्सप्लोड एक्सटेंडिंग शॉक वेव्स थ्रू गैस एंड डस्ट क्लाउड। ठीक है, देन compressed material created rotating disk of gas and dust. Rotating disk of gas and dust. Gravity caused fusion at center initiating the sun 4.8 billion years ago. ग्रेविटी ने इसको पास पास खींचा और एक ऐसा सा मेरा सन बच गया। ठीक है, रॉकी planets formed, sun gas giants captured thick atmosphere further out. ठीक है, ओके, ए ऐसे, हाँ, आई थिंक दिस इज नाउ विजिबल टू यू ऑल। ए रब्बा, हो जा बे, हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है,
अब मैं बात करूँगी सोलर सिस्टम में सन तो हमने देख लिया अपना, है ना? सन के बाद हमारे पास आ जाती हैं कुछ कुछ इसमें रह रहा है व्हिच इज़ कैलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है? जब मैं कैलेस्टियल बॉडीज़ की बात करती हूँ, ये प्लैनेट की फैमिलीज़ मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है? कैलेस्टियल बॉडीज़ की जब मैं बात करती हूँ ना, तो कैलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो ग्लो करती हैं रात को स्काई में, ठीक है? कैलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है? कैलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो कि ग्लो करती हैं रात को, ठीक है? अब रात को आसमान में क्या-क्या ग्लो करता है? रात को हमारे पास आसमान में स्टार्स ग्लो करते हैं, मून्स ग्लो करते हैं, कॉमेट्स ग्लो करते हैं जिसको आप टूटता तारा समझते थे, है ना? तो आई थिंक अभी यहीं तक मैं पढ़ा देती हूँ अबाउट कैलेस्टियल बॉडीज़ ओनली एंड इसके आगे आई विल कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट, राइट? तो अभी हमने कवर कर लिया है about solar system only, and in the upcoming lecture we are going to cover about the celestial bodies, our sun individually, our earth individually, right? So make your notes properly, and if you have any doubt you can leave in the comment section. I'll definitely answer your queries, right? Till then, take care.